अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। साल के पहले महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स अंडर कंट्रोल आएंगे। तो जनवरी 2021 में 6.2% ईयर ऑन ईयर इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्फ्लेशन में। दैट इज़ वेल अंडर कंट्रोल, जो कि स्टेट बैंक को कुशन देगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट को मुस्तहकम रखा गया है इसको कंटिन्यू करें। अगर आप इजाफे और कमी का जायजा लें तो फूड प्राइसेस में कमी अच्छी खासी रिकॉर्ड की गई है बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट। हमने देखा था कि वेजिटेबल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो कंट्रोल में आई हैं। दूसरी जानिब जो इजाफा देखा जाएगा कीमतों में वो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में देखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री को खासतौर पे पूरी सप्लाई चेन को डीरेगुलेट किया जाए। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को डीरेगुलेट करना, रिफाइनरीज को डीरेगुलेट करना, पावर प्रोडक्शंस को अगेन डीरेगुलेट करना। उससे होगा क्या कि प्राइसिंग मैकेनिज्म जो इंटरनेशनल प्राइसेस का आ रहा है वो पास ऑन होता रहेगा हर 14 से 15 दिन बाद। सो ऑन द नेगेटिव साइड इसमें ये होगा कि उधर प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है इसकी कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट अपडेट। दूसरी जानिब हम ये भी देखा है कि एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल लीड कर रहा है और आईसीटी सेक्टर में भी एक बार दोबारा बेहतरी आना शुरू हो गई है। हम इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा। मिर्जा अख्तियार बेग साहब मौजूद हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। ये फॉर्मर एसवीपी हैं, एफपीसीसीआई से इनका ताल्लुक है। हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद मी ऑन माय लेफ्ट डॉक्टर हनीफ अजारी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। इनसे जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या मोमेंटम है, ओवरऑल इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स जस्ट लुक सम ऑफ द नंबर्स, जो कि हमारा प्रोग्राम का एक ट्रेडिशन बन गया है कि अगर आप इन्फ्लेशन के नंबर सबसे पहले देखें तो इन्फ्लेशन ग्रेजुअली आप ब्लू बार्स में देख रहे हैं कि डिक्लाइन हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी मुस्तहकम हो गए हैं 7% पे आके। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स की जो येलो लाइन आप देख रहे हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। एक्चुअली द बिगर कंसर्न वाज कि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गए थे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज कंसिडरिंग कि हम कभी भी रियल इंटरेस्ट रेट को बिलो जीरो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं रख सकते। लेकिन ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट भी जीरो के करीब आ रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज अगर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, नीचे आती है, तो भी रियल इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। सो यू रादर देन एक्चुअली इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रियल इंटरेस्ट रेट को मुस्तहकम कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो आपको येलो लाइन में दिख रही है कि रियल इंटरेस्ट रेट भी ग्रेजुअली इंप्रूव होकर जीरो के करीब आ गए। सो इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। अगर आप दूसरा चार्ट देखें, हमारी टीम दिखाए, तो 40% इंक्रीज आया है आईसीटी एक्सपोर्ट्स के अंदर। सो एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हो रही है। दैट्स अनदर पॉजिटिव साइन दैट वी आर सीइंग इन द इकोनॉमी। अगर उसके बाद हम आगे चलें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स नजर आएंगी। ऑन द थर्ड अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट 2-3 गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स दिए कि जिसमें गैस की कीमतों को इजाफा किया गया और दूसरी जानिब कैप्टिव पावर प्लांट्स को कहा गया कि आपको गैस हम नहीं देंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे गैस सप्लाई को, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। और थोड़ी सी गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है अगर आप ग्राफ देख सकें तो एक जानिब तो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा इजाफा मुतवक्के है, लेकिन उसका नेट ऑफ इम्पैक्ट आएगा आपका फिस्कल डेफिसिट में कमी आएगी। सो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है बाय रैशनलाइजिंग द गैस प्राइसेस, बिकॉज यहाँ से अगर आपको सर्कुलर डेट रिजॉल्व करना है देन यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे। एंड दैट वो बहुत ही वेल कैलिब्रेटेड हम देख रहे हैं कि इजाफा किया जा रहा है ग्रेजुअल प्राइसेस में। लेकिन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि क्या इसका असर इंडस्ट्री पे बहुत नेगेटिव पड़ेगा, जो कि जिसका जवाब है नहीं। आप हमारे सामने अपने ग्राफ अगर देखें आप तो द ग्राफ दैट आई हैव विद मी इज नेट मार्जिन्स का। सो अगर स्टील के सेक्टर की मिसाल ली जाए तो स्टील की पूरी इंडस्ट्री में जो हमने की सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज उठाई हैं उनके नेट मार्जिन इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं। तो अगर 3 क्वार्टर देखें तो इनके नेट मार्जिन बेहतर हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। प्रॉफिट में कुछ कमी देख सकते हैं आप, बट ऐसा नहीं कि कंपनी लॉसेस में जा रही है। सो अगर आप क्वार्टरली एनालिसिस करें तो ग्रीन बार से अगर आप देखें तो मुनाफा बढ़ता जा रहा है, नेट मार्जिन इनके इंप्रूव हो रहे हैं। अगर और एक और ग्राफ आपकी खिदमत में पेश किया जाए तो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि कितनी सलाहियत है एक कंपनी की अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस में से सूद अदा करने की, वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ी जा रही है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की जो गवर्नमेंट जो वेल कैलिब्रेटेड इजाफा कर रही है। दूसरी जानिब सफिशिएंट डिमांड भी गवर्नमेंट को पता है कि इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है
कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, दे आर मेकिंग गुड मनी। और ये आपने देख भी लिया है कि स्टील की और सीमेंट की प्राइसेस बढ़ने का वजह भी यही है कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें हम आगे चल के बात भी करेंगे। हमारे साथ हसन बख्शी भी होंगे जो कि फॉर्मर चेयरमैन है बात के। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सर आपका क्विक फीडबैक ऑन दीज स्टैट्स सर। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ग्राफिक्स प्रेजेंटेशंस दी हैं एंड इसमें काफ़ी कोरिलेशन पाया जाता है जो आपने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेसमैन यहाँ से शुरू करूँगा कि पाकिस्तान उन चंद खुशनसीब ममालिक में से है जिसने बाउंस बैक किया है कोरोना में, और बाउंस बैक इस तरह से किया है कि 100% कैपेसिटी पे हमारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट न सिर्फ नॉर्मल लेवल अटेन किए बल्कि उसमें क्वांटम जंप नज़र आ रहा है। 8.7% तो उनकी इंक्रीज़ हुई है। नवंबर के महीने में जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 2.7 के करीब आपकी पहुंच गई थी, 2.17 सॉरी। और ये टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 5 महीने की अगर आप लें तो 2019 के मुकाबले में उसमें भी आपका एक इजाफा हुआ है। 15.92 बिलियन है, वो 15.77 थी। अब सवाल ये है कि इसको हमने अचीव करना इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसको हमने मेंटेन सस्टेन रखना है। उसके ये क्यों हुआ, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। ये दुआओं और ये सब बातें नहीं, ये क्यों हुआ। इसकी पहली चीज़ तो ये थी कि जहाँ पे हम कम्पिटिटिव एज खो रहे थे उन एरियाज़ को इम्प्रूव किया गया। एनर्जी में हम बिल्कुल आउट थे, बांग्लादेश से आधी बांग्लादेश की कीमत थी गैस में हमारे मुकाबले में। तो वो उन्होंने अब एक सीधा सीधा फार्मूला लगा दिया, 6.5 सेंट जो है पर किलोवाट जो है पावर का हो गया, और 7.5 पर MMBT गैस का जो है वो उन्होंने लगा दिया, जो तकरीबन उनके बराबर हो गया। मार्कअप में हमें किक पड़ रही थी 13% पॉलिसी रेट और 14-15%, वो 7% पे लाके 1.5-2% ऊपर बैंक ले लेता क्वेश्चन, फेयर इनफ। स्टिल वी आर हैंगिंग इन सिंगल डिजिट मार्कअप। वो सब हुआ हमारा। उसके बाद कुछ अल्लाह ताला का करम हुआ कि बांग्लादेश में और इंडिया में कोविड की सिचुएशन हमसे ज़्यादा शिद्दत वाली है, और हमारे यहाँ समहाउ अल्लाह का करम और हुकूमत की पॉलिसीज वो कंटेन करा हुआ है हमने। और बायर इज मोर कॉन्फिडेंट टू प्लेस ऑर्डर टू पाकिस्तान रादर देन प्लेसिंग टू बांग्लादेश और इंडिया। वो ऑर्डर हमारे पास आए। अमेरिका की सैंक्शंस चाइना के ऊपर मेन मेड फाइबर में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। जो उन्होंने इजाफी ड्यूटी लगाई तो अब वो चाइना से वो नहीं जा रहा है आइटम, वो पाकिस्तान से विदाउट ड्यूटी जो है वो लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। काउंटर क्वेश्चन आपके लिए प्रिसाइसली जवाब दीजिएगा। ये जो टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, ये हम इस साइकिल के पीक में पहुंच चुके हैं या स्टिल देयर इज रूम अगले 2-3 महीनों में पुश होगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये इससे ज्यादा उम्मीद ना लगाइएगा। ठीक है, मैं ये बात बड़ी कॉटन की प्राइस 11,000 हो गई है जो 12,000 की तरफ जा रही है। यार्न की प्राइसेस 40% बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने से लैक्रा की प्राइसेस जो पॉलिस्टर हम यूज करते हैं वो बढ़ गया है। आपकी हर चीज बढ़ रही है, और आने वाले वक्त में हमें जो एज था प्राइस में वो न सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि हमें बड़ा मुश्किल होगा कि नए फ्रेश ऑर्डर लेना। तो आप ये जो प्लानिंग कर रहे हैं कि जी जो प्रॉफिटेबिलिटी रोड हो जाए, थोड़ा सा चल जाएगा, फिजिकल डेफिसिट को सपोर्ट मिल जाएगा, आने वाले वक्त में बैलेंस शीट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ। लिहाजा आपने अपने आप को यू हैव टू कीप एंड मेंटेन योर सेल्स कॉम्पिटिटिव। और ये जो चीजें दी हुई हैं उसमें भी पॉलिसी टेक्सटाइल की रोक ली गई है, कुछ वज़रा ने उसको होल्ड ऑन कर लिया है। ये ना सोचें कि ये जो गोल्डन टाइम है ये कंटिन्यू करेगा। हनीफ साहब, आपका फीडबैक दीजिएगा मुझे। हाउ डू यू सी दीज नंबर्स, व्हाट आर योर कंसर्न्स एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जब फेब 2020 में थे, फ्रेंकली स्पीकिंग डॉलर के बारे में कयास आराइयाँ हो रही थी कि ये 300 क्रॉस कर लेगा, 200 की तो रियलिस्टिक लोग बोल रहे थे, और हम ये समझ रहे थे कि टेक्सटाइल का और एक्सपोर्ट का पट्टा बैठ जाएगा। खुद हम एस्टिमेट कर रहे थे कि पाकिस्तान विल हैव ए लॉस ऑफ 5 बिलियन इन टेक्सटाइल, हर महीने के बेसिस के ऊपर कर रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इस मुल्क पे एक बहुत बड़ा करम किया। यहाँ पे जो कोविड का इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था, और जो रिसर्जेंस भी हुआ, इतने वेव आई 2-3 महीने में, लेकिन कंट्रोल हो गई। देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कि हमने ट्रेड डेफिसिट को $622 मिलियन पे रिस्ट्रिक्ट रखा,
जो कि यही पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर था 2 बिलियन था। दूसरी चीज़ हमारा एक्सपोर्ट, आपने देखा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 5 महीने कंटिन्यूस हम ट्रेड सरप्लस शो करते रहे हों। अल्लाह ने वो भी कर दिया, ठीक है। और ग्लोबली जो हमारी इकोनॉमी जो हमें सराउंड करती थी, ख़ास तौर पर इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह, हमने उनको आउट नंबर किया ऑन मैनी रिस्पेक्ट। आई सैल्यूट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कम अप विद 2 इनोवेटिव पॉलिसीज़ ड्यूरिंग दैट पीरियड। और ख़ास तौर पे मैं जुलाई टू दिसंबर की बात करूं, एक तो उन्होंने सैलरी पेमेंट के लिए वो इंडस्ट्रीज तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने 3% पे इंडस्ट्रीज को दी, और वो 5 साल में पेमेंट आराम से कर देंगे, जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल देखी नहीं जा रही, टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी जो स्टेट बैंक ने 3% पे दी है, ठीक है। ये 3% उसका चार्ज है, और आप डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड योर प्रोजेक्ट, लेकिन मैक्सिमम 7 से ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन लोग 4 पे ले रहे हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान में ग्रीन फील्ड में डिफॉल्ट्स अवर्ट हो गए इस स्ट्रेटजी की वजह से। और आपको एक बात मैं बताऊं, अभी आपको नंबर्स आएंगे, जैसे हमारी ट्रेड डेफिसिट वगैरह का इंपोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इन अनदर 4 months टाइम जो एलसी खुली है ना, वो ऑलमोस्ट 3 बिलियन US डॉलर की खुली है, जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट सरप्लस निकलेगा, क्योंकि अगर हम 25 बिलियन भी टच कर लें तो हमारे पास सरप्लस नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट सरप्लस निकलेगा। देखें, हमेशा हमने आज 73 साल से टेक्सटाइल को पैम्पर किया है, ठीक है। हमने दूसरी इंडस्ट्री को नहीं देखा। आपने फार्मास्यूटिकल का ग्रोथ देखा एक्सपोर्ट में, इस क्रॉसिंग अबाउट 25%, और मंथ टू मंथ इम्प्रूव होता चला जा रहा है। तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन वन सेक्टर इज रिड्यूस, हाँ रिड्यूस। अब जो चंद चैलेंजिंग चीज आने वाली है, सबसे पहले जो वीट की सपोर्ट प्राइस है इज हायर देन द प्राइस बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। इसी पॉइंट पे आऊंगा मैं क्विकली जरा। टेक्सटाइल पे आपने कंसर्न रेज की, मिर्जा साहब, क्या हम रेडी हैं $65 पर बैरल के ऑयल को देखते हुए अपने करंट अकाउंट में स्टेबिलिटी को के लिए? देखिए, आर वी रेडी? बिकॉज पिछले 6-7 महीनों में तो ट्रेड डेफिसिट आपका इसलिए भी कम रहा कि आपके ऑयल इंपोर्ट बिल ही बहुत रिड्यूस हो गया था। पाकिस्तान का जैसे भी कहा कि 57% जो हमारी टोटल इंपोर्ट का है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। लिहाजा जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपका ट्रेड डेफिसिट भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसने ऊपर जाना ही जाना है। और मुझे नज़र आ रही हैं ऑयल की प्राइसेस जो कंजम्पशंस वगैरह जो बढ़ी हैं उसकी बढ़ना है उसने। लिहाजा आई डोंट सी कि ये अच्छा, ये जो हर तरफ से गुडी न्यूज़ आ रही हैं दैट विल कंटिन्यू। लिहाजा हमें तैयार होना है, हम उसकी फिक्र नहीं मैं करने को कह रहा या ना मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उन चीज़ों को जिससे आपकी एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिला है, और आपने मार्केट में देखें FBR ने रिफॉर्म्स की, सेल टैक्स के रिफंड पर वो आए, फास्टर सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करा, 72 घंटे में पेमेंट, आई वाज इन्वॉल्व विद दैट। कैश फ्लो इतना इम्प्रूव हुआ है कि उससे लोग अब एक्टिविटीज़ एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले वो श्रिंक हो रही थी, सुकड़ रही थी। तो इसी तरह FBR में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो पहले नहीं थी। स्टेट बैंक में जैसे बतलाया कि LTFF उसने 5% के ऊपर, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस 3% पे, पहले लिमिट थी 100 बिलियन। मैं गया हूँ समर असलिन से बात की है 200 बिलियन उसकी लिमिट दुगनी करी। तो ये सब चीज़ें टाइमली हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को बड़ा अच्छा लेके चला है उन्होंने। अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो पर्पस होता है वो होता है टू कंटेन इन्फ्लेशन एंड टू ग्रो द ग्रोथ। अब हमने ये देखना है इन्फ्लेशन को तो कंटेन कर लिया, रोक लिया आपने, बट ग्रोथ पे अभी भी जो IMF की फिगर आई है वो 1% 1.5% की आ रही है हमारी। हमें 1.5% में काम नहीं चलना हमारा। यहाँ की एक्सपेक्टेशन यही है इस साल में भी आप 2% क्रॉस कर सकते हैं इस साल में एक्चुअली। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि वो 2 भी है, बल्कि हमें जितनी ज्यादा ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ मॉडल, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को अपनाना है, उससे चिमट जाना है। बल्कि साहब इसी पॉइंट पे आएंगे, हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन हसन बख्शी साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मुझे बताइए कि कंस्ट्रक्शन में लास्ट टाइम जब प्रोग्राम में बैठे थे तो हमने कुछ कंसर्न शो की थी, खासतौर पे सिंध में अप्रूवल्स के मसले थे।
कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, जबकि पाकिस्तान में तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। अभी अपडेट क्या है ताज़ा तरीन कंस्ट्रक्शन की? आज की अपडेट दे जी बिल्कुल दीजिए। बिल्डिंग कंट्रोल से आ रहा हूँ जी जी आपसे पहले वहाँ था। सही तो थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग अ बिट। सही है। जो बिल्कुल एकदम जैम हो गई थी वो अब चीज़ें कुछ मूव होना शुरू हो गई हैं, और नेक्स्ट 15 दिन में मैं समझता हूँ कि कुछ रिज़ल्ट सामने आना शुरू होंगे। कुछ रिज़ल्ट जो मैं कहता हूँ, कराची में पिछले 7 महीने में सिर्फ 19 या 20 अप्रूवल हुए हैं। सही। मैं समझता हूँ नेक्स्ट 15-20 दिन में 15-20 अप्रूवल और हो जाएंगे। यानी जो एक बिल्कुल लल था वो ख़त्म हो गया है। रुके हुए क्यों थे? व्हाट वाज द रीज़न? देखिए बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। उसमें मैं किसी एक चीज़ को नहीं कहूँगा। कोई डोमिनेंट फैक्टर था क्या? एक तो पिछले 6 माह में या 8 माह में 3 डीजी चेंज हुए। डीजी इज डायरेक्टर जनरल एसबीसीए, और 2 डीजी बाहर से आए। जो बाहर से अफसरान आते हैं उनको काम करने का तरीका उस डिपार्टमेंट का वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो वो एक्रोमेटाइज होने में 1-1.5 महीना लग जाता है। किस अफसरान पे बिलीव करें, किस पे नहीं करें, तो उसमें बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया। सही है। इसके बाद कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था, उस पर भी क्लैरिटी होते जा रही है। जैसे जैसे वक्त पास हुआ तो चीज़ें क्लियर होती है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक कॉरिडोर था, तो एक्सटेंड हो गई है कंस्ट्रक्शन पैकेज। उस वक्त जब आपको एक कॉरिडोर मिला है, अपॉर्चुनिटी का गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आपको एमनेस्टी दी हुई है, आप कंस्ट्रक्शन करें, उसी दौरान 3-4 डीजी चेंज कर दिए सिंध में। जी, मतलब व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या कर रहे थे वो, कि वाज आप रीजन क्या था? बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कोई बहुत सी चीजें डिले करने के लिए प्रोसीजरल एक तरीका कार होता है कि 3-4 डेजिग्नेशन चेंज कर दो, नया आके बोलेगा कि हमें टाइम लगेगा। पहले डीजी तो सस्पेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट। सही है। ठीक है, उसके बाद जो भी आए वो सेट नहीं हो सके। ये एक पिक्यूलर डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं ये भी बताऊं कि ये एक हकीकत है, और हमें ये इंस्टीट्यूशन हमारे अपने हैं कि पिछले 10-15-20 साल से जो पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं पाकिस्तान में, इंस्टीट्यूशंस क्रम्बल डाउन हो गए हैं, मेरिटोक्रेसी ख़त्म हो गई है, मेरिट पे भर्तियां नहीं हुई, पॉलिटिकल भर्ती। तो रिजल्ट आपके सामने आना ही था, और रिजल्ट आज सामने ही है कि जो अफसरान नीचे के बैठे हैं, अगर वो चाहें भी, अगर मैं चाहूँ भी तो मैं डिलीवर नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे फाइल ना पढ़ना आती है, ना नक्शा देखना आता है। अच्छा, ना उस पर रिपोर्ट लिखना आती है। लेकिन एक चीज आती है जी, किकबैक्स। जी बिल्कुल। ये तो अगर इसी मेरिट पे भर्तियां हुई होंगी तो वही आएगी ना। अगर आपको पीटीवी में इस मकसद से लिया गया तो आप उसी में स्पेशलाइज करेंगे। बिल्कुल सही है। तो देखिए जो वीकनेसेस हैं हमने पॉइंट आउट की। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने भी इसको, चूंकि प्राइम मिनिस्टर का भी एक विजन था, सिंध गवर्नमेंट भी चाहती थी, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कराची में सिर्फ 8 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट हैं। 8 ट्रिलियन बोलना बड़ा आसान है, जिसमें 1 रुपए की बैंक इक्विटी नहीं है, सब अपने पैसों से लगा हुआ है, प्राइवेट इक्विटी से लगे हुए हैं। इसी तरह जब 1 बिलियन के प्रोजेक्ट होंगे तो इसमें सीमेंट भी लगेगा, इसमें सरिया भी लगेगा, टाइल भी लगेगा, मजदूर भी लगेगा, पेंट भी लगेगा, तो एलाइड इंडस्ट्री भी लगने लगेगी। हमने एक रिसर्च की, मैं आपको शेयर करूं, जो सिंध में सरिये की ऑफटेक 20% बढ़ी, तो 20% में 10% तो कंस्ट्रक्शन वाले ले रहे हैं, और मतलब उसका 50% सॉरी, और उसका 50% जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है उसमें लग रही है। तो मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा जो इन्होंने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपनी एक्सपेंशन कर रही हैं, और उसकी वजह से स्टेट बैंक की अच्छी पॉलिसी से फ़ायदा उठा रही हैं, और इसके आते नेक्स्ट 3, 6, 8 महीने में आपको भरपूर इसके वो फ़वाइद नज़र आएंगे, जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये मुझे क्विकली बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अभी जो पुश किया था कि ये जो डिलेज आ रहे हैं अप्रूवल्स में, ये नहीं आए, सो आर यू लुकिंग कि यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, और वो जो बॉटल नेक्स्ट जो 80-70% रिड्यूस हो गए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब हर थर्सडे को जो मीटिंग चेयर करते हैं तो सिंध के CS भी बैठे होते हैं, दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं, तो उसका एक यकीनन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, मैं इसको बहुत बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा है, आई एम इनटू दिस बिजनेस लास्ट 30 ईयर्स। एक पुश है, और अब ख्याल ये है कि जो काम लीगली पॉसिबल हैं, जायज़ हैं, जिसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, वो कर दिया जाए। क्योंकि आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, गवर्नर साहब ने भी कहा था कि ऐसा नहीं कि अब वफाक के और प्रोविंस के ताल्लुकात इस छोटे से इशू की वजह से एक नेगेटिविटी की तरफ जाए, तो लेटर, और ये विन विन पोजीशन है ना। देखिए, हमें पैसे मिलेंगे, हम सिंध में लगाएंगे, 1 नहीं 4 प्लॉट खरीदेंगे, 4 नहीं 10 बिल्डिंगें बनाएंगे, तो सिंध की एम्प्लॉयमेंट है,
अब सिंध गवर्नमेंट भी ये रियलाइज कर रही है एंड दे आर ट्राइंग टू देयर बेस्ट टू हेल्प अस आउट ऑफ एक जो बंद गली में खड़े हो गए थे। बिल्कुल वहाँ से निकले। आई थिंक बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया डॉक्टर साहब। देखिए टेक्सटाइल को मराहत मिलती रहती हैं, फिर मिल गई, कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी मराहत मिल गई, फार्मास्यूटिकल का क्या हाल है ये बताइए ज़रा। देखिए सर, फार्मास्यूटिकल के बारे में इतना मिसनॉमर है कि हमने कोई 300% प्राइस बढ़ा दी, 400% बढ़ा दी। जी ये ज़रा क्लियर ये करिए। बहुत ही गलत है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बड़े कंट्रोल मैनर में प्राइस इंक्रीज दी गई। ठीक है। There are more than 340 products which come in the essential list and there were non-essential list. ठीक है। और जो ब्रैकेट प्राइस इंक्रीज का रखा गया वो 7% और 10% तक रखा गया। There was no price increase. Is there a formula जिसके तहत ये बढ़ा फॉर्मूले के तहत, और ये फॉर्मूला पाकिस्तान की कैबिनेट ने अप्रूव किया था। और आउटगोइंग जो हम हेल्थ मिनिस्टर को, जो वन ऑफ द वेरी नाइस पर्सन, इसको ब्लेम कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा थी जिसके बाइस आपको कीमतें बढ़ानी थी। हमें इन्फ्लेशन का 75% दिया गया, एक्सचेंज रेट का 60% दिया गया। तो आप सोचें कि पूरा पास ऑन नहीं किया गया। और इस वक्त मार्केट में कंपटीशन इतना है कि अगर आपने प्राइस इंक्रीज भी की है तो आप कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते। सही। पाकिस्तान के अंदर जो फुकदान है ना, वो क्वालिटी का सही है। सिर्फ एक ही कंपनी है पाकिस्तान में जो WHO एंड पिक्स कंप्लाइंस है, उसको कॉरिडोर मिल रहा है एक्सपोर्ट का, जिसमें जी अल्लाह का शुक्र है मैं काम कर रहा हूँ। एंड वी हैव एक्सपेंडेड द ग्रोथ टू मोर देन 40 कंट्रीज। स्काई इज द लिमिट है, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मुझे चंद और चीज़ें देखनी है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया है। दुनिया कुछ नहीं कह रही, जी हम कह रहे हैं। सबसे पहले तो बर्लिन ने जो डेटा उठाया वो 2019 का जी उठाया। बिल्कुल। मोस्ट 13 सोर्सेज में से अच्छी खासी सोर्सेज 2019 की थी। 2019 की। और जहां पे डेटा इनको नहीं मिला उन्होंने पास डेटा को रखा है, उसी को रिग्रेस आप किया। उसका सिर्फ पहला पैराग्राफ तो पढ़ लीजिए। क्यों हम लेके कर रहे हैं कि 124 पे आ गए 120 से। इंडिया का रिकॉर्ड देखिए वो कितना नीचे गिरा। बांग्लादेश का देख लीजिए, उसने नैब की जो तारीफ की है और रिकवरी की जो तारीफ की है ना, वो बड़ा हैंडसम आता है। और जिस सेक्टर के अंदर भाई साहब जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्शन को, यू अंडरस्टैंड देयर, अभी तक करप्शन जाते जाते बहुत बड़ा टाइम लगेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बिफोर मैं मिर्जा साहब के पास आऊँ। क्या हम कॉस्ट साइड पे एफिशिएंसीज ला सकते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, ताकि कीमतों में इतना जो इजाफा होता है, देखिए नॉमिनल टर्म में तो इजाफा हुआ है, अब टेक्निकल बंदे को ये समझ में आ जाएगा कि वो पास ऑन हुआ है, उसका एक मैकेनिज्म है। आम बंदे को जिसकी इनकम नहीं बढ़ी, दूसरी साइड पे कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ी, उसके लिए ये अच्छा खासा इजाफा है। और हेल्थ की सिचुएशन आपको मुझसे बेहतर तौर पे पता है। मुझे ये बताइए कि लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसीज किस तरह फार्मास्यूटिकल में लाई जाए ताकि कीमतें मुस्तहकम रखी जाए। देखिए स्पेस ऑफ ब्रिंगिंग द इकोनॉमी अगर आप देखें बेटा, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो पूरा का पूरा इंपोर्ट करती है। अच्छा पेट्रोलियम की प्राइस जैसे समझ गया, एक्सचेंज रेट और तो उससे जितना भी सिंथेटिक केमिकल है वो राइज होगा, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल का प्रॉफिट है वो स्क्वीज होता जाएगा। कितने नेट मार्जिन कितने हैं फार्मास्यूटिकल? अगर आप वेटेड एवरेज देखें ग्रॉस मार्जिन तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 25 to 30%। और ये इंडस्ट्री सबसे हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉइज को पाकिस्तान को रखती है। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहनी, मार्जिन हैं जितने कंस्ट्रक्शन में और जितने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, इस कंट्री की एक एनोमली है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेल टैक्स पे करती है, पैकेजिंग मटेरियल पे, सर्विसेज पे। ये एज पर लॉ अल्टीमेट लाइबिलिटी आपकी और मेरी होनी चाहिए, लेकिन ये पास ऑन अलाउ नहीं किया जाता। ये पता नहीं क्यों रोका गया है। और दूसरा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि हमारी रूपी पैरिटी कैसी जाए। अगर कार्डियोग्राम की तरह हिलती गई तो ये इंडस्ट्री पर बड़ा इफेक्ट आएगा। लेकिन आखिरी चीज मैं आपसे कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंड अपॉन द हेल्थ ऑफ द पीपल। अल्लाह पाक ने अभी हमें ये चांस दिया है कि हम 2-3 महीनों में कोरोना वैक्सीन भी देखेंगे। और अगर हमने इसका ट्रांसमिशन बहुत अच्छे तरीके से किया, क्योंकि इसमें एनोमलीज नहीं हो सकती, जो डेटा बनाया गया है बार कोडिंग का, कि ये नहीं है 70 साल वाले से पहले 15 साल वाला लगा है। जैसे सर अभी दुबई से लगा कर आए, देखा नहीं वो
मास्क भी नहीं पहन रहे, मुझे तो बड़े वो कॉन्फिडेंटनेस है, तो पूरी कॉम बहुत कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन है इनको इनके पास आपके बारे में। ठीक है, बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगी इकोनॉमी और बूस्ट ये आपने करेगी। अच्छा point highlight लेकिन एक बात बताऊं, वेस्टर्न भी अब ऊपर आएंगे तो तो वो इनको कंपटीशन जो जी जी ओवरऑल जी ही जी आके लगेगा। ठीक है, मैं ओवरऑल इसी पे आता हूँ। मिर्जा साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपने देखा कि मार्जिन तो ग्रॉस मार्जिन 30-35, जो एफिशिएंट सीमेंट प्रोड्यूसर हैं वो 40 के करीब भी पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी कॉस्ट साइड से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रखा है, थोड़ा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से। हाउ डू यू सी द इकोनॉमी राइट नाउ, क्योंकि फार्मास्यूटिकल भी आप देख रहे हैं, टेक्सटाइल भी देख रहे हैं, क्या कंसर्न्स अभी भी हैं दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? ये जो आप बात करें प्रोडक्शंस की, ये कोरिलेट करता है डिमांड से। जिस जिस सेक्टर में डिमांड आई है उस सेक्टर में प्रोडक्शन भी बढ़ी है, एक्सपेंशन भी हो रही है। तकरीबन तमाम सीमेंट फैक्ट्रीज वाले एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। सेम गोज विद स्टील, क्योंकि दो जगह इनके कंजम्पशन बढ़ी है। एक हसन बख्शी साहब का सेक्टर कंस्ट्रक्शन का, और दूसरा ये जो आपका है इंडस्ट्री का, जो जिसमें टेक्सटाइल पर्टिकुलरली बीएमआर में बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट में और ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज जो लग रही है। तो ये सब चीज़ें अभी हैं, लेकिन ये जो फिनोमिना है ये लाइफ टाइम नहीं होता। ये एक आपको रेट फेवरेबल मिले हैं, सामने से डिमांड आ रही है, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने बढ़ाई है, ये फेज विल बी ओवर। आप $3 बिलियन की इस वक्त टोटल मशीनरी पाइपलाइन में जो इंपोर्ट की जा रही है, जिसमें 2 बिलियन की टेक्सटाइल की है। तो ये मुझे याद है मुशर्रफ साहब के वक्त में $6 बिलियन की टेक्सटाइल की मशीनरी इंपोर्ट हुई थी, जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 18% पहुंच गई। ट्रेड डेफिसिट पे इसका इंपैक्ट अभी आ गया है, नहीं है? सो देखें, अभी ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब से रेगुलेटरी ड्यूटी हटाई है, जो बदकिस्मती से उन्होंने रॉ मटेरियल पे भी लगा दी थी, डाइज एंड केमिकल्स पे लगा दी थी। हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट बेस है, हमारे रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं तो आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं, लिहाजा आपने कर्टेल करने के लिए इंपोर्ट को रेगुलेटरी ड्यूटी 30%, 28%, 24%, 20% लगा दी। वो आइटम तो आने बंद हो गए, लेकिन फिर एक्सपोर्ट पे आपका असर पड़ा। लिहाजा अब उन्होंने उसको हटाया रॉ मटेरियल्स के तौर पे, तो एक्सपोर्ट को एक ईज मिलेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने इंपोर्ट को फैसिलिटेट भी नहीं करना, लग्जरी गुड्स का गला घोटना है। एसेंशियल आइटम पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल को आपने फैसिलिटेट करना है कि इंडस्ट्री को मिले मार्केट रेट से या उससे कम, और लोकल इंडस्ट्री को किसी भी सूरत में हमने ये पोजीशन नहीं लानी है कि वो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म आउट हो, डिमांड बहुत ज्यादा सप्लाई कम है, फिर वो प्राइसेस बढ़ाएं। और उसमें हर जगह स्पेकुलेशन होती है। शुगर की प्राइसेस में जो हुआ है वो यही है कि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन नहीं कर सके और ये आउट हो गया, ये हाथ से यूं निकलता है, फिर बहुत मुश्किल से वापस लाता है। आपके सवाल का जवाब मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अभी मार्केट स्पेस बना रही है। ये ऑर्डर जो नए लिए हैं ये स्पिल ओवर ऑर्डर नहीं है, ये मेन स्ट्रीम ऑर्डर है। पहले हमें स्पिल ओवर ऑर्डर मिलते थे, यानी इसका ऑर्डर में कुछ स्पिल आपको दे दिया गया क्योंकि वो जल्दी चाहिए होता था, 30-40 सेंट पर गारमेंट्स वो ज्यादा भी दे देते थे। अब अल्लाह का फजल हमें मेन स्ट्रीम ऑर्डर मिले। ठीक है, सही है। इसके लिए हुकूमत से मेरे सिर्फ 2 रिक्वेस्टेड है। पहली तो बजट आ रहा है, 0 रेटिंग 5 सेक्टर जो पिछले साल हटा दिया था, तजर्बा नाकाम रहा है, उसको दोबारा 1125 SRO में 0 रेटिंग 5 सेक्टर को एक्सपोर्ट के पर्टिकुलरली टेक्सटाइल को अलाउ करें, एक चीज। दूसरे ये जो रिफंड में फास्टर सिस्टम लाया है उसमें कमर्शियल एक्सपोर्टर्स की आपने एक कंडीशन डाल दी है कि 12% ऑफ एक्सपोर्ट से ज्यादा रिफंड नहीं हो सके, वो पैसे फंसते जा रहे हैं। ये छोटे हैं, इनका जहां फंसे ये चोक हुए और ये हाथ खड़े कर देते हैं। लिहाजा और बिजनेस अगर बढ़ता है, एक्सपोर्ट जो बढ़ती है, जॉब जो मिलती है, वो छोटे और स्मॉल। एक आपको सवाल छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, 0 रेटिंग का तजुर्बा नाकाम कैसे रहा है? मैं जरा शिफ्ट करूँ कंस्ट्रक्शन की तरफ, मैं बतला देता हूँ। बिल्कुल, आप बताइएगा। मैं सब आपको थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगा। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कंज्यूमर्स का फीडबैक आया है उसके बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि बैंक्स के पास हमारी जो इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि काफ़ी एप्लीकेशंस पाइल अप हो गई हैं। व्हाट इज़ योर इंटेलिजेंस सेइंग? देखिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में 2 मिलियन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। ठीक है, यानी 2 मिलियन वो लोग हैं जो मकान लेना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्कीम में। सही। और जो ये सब्सिडाइज फाइनेंसिंग इन्होंने अवेलेबल की है स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, 5 और 7% पे
इस पे भी बेहिसाब लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है। बड़े शहरों में जो मसाइल आ रहे हैं वो आपको मैं शेयर करूं। जो 5% पे फाइनेंसिंग है वो 35 लाख रुपए तक के यूनिट पे है, ठीक है। यानी उसमें 28 लाख रुपए का लोन है, 7 लाख रुपए। अब कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा, इसमें 35 लाख हाँ, में prices थोड़ी अपार्टमेंट ज़्यादा है। अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक यस, आउटस्कर्ट्स में हो सकता है, पैराफ्री में हो सकता है, बट मेन सिटी और लिवेबल जो सिटी है, जिसको मैं स्कीम 33 यहाँ कहूँ, बिल्कुल। उस तरफ नेशनल हाईवे कह लूँ, बिल्कुल। वहाँ 35 लाख में मकान बिल्टअप। वहाँ प्राइसेस 30 से 40% बढ़ गई है पिछले जी, 4 महीनों में, बिल्कुल। इसी वजह से। देखिए ना, जैसे ही पहली बार हिस्ट्री में बिल्डर को फाइनेंस अवेलेबल हुआ, यानी जो प्रोजेक्ट में 6 साल में कंसीव करके बनाता था, आज मेरे पास वो कैपेबिलिटी आ गई फाइनेंस की वजह से कि मैं उसको 2 साल में बनाऊं और डिलीवर कर दूं। उससे क्या हुआ, मेरे 4 साल का इन्फ्लेशन बच गया। उससे क्या हुआ, मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कंट्रोल हो गई, बहुत बेहतर हो गया। ठीक है। जब ये चीज़ें हो गई तो नेचुरली हर आदमी बाइंग पे निकला। ठीक है। बाइंग पे निकला, क्योंकि अब जो रुझान पहली बार पाकिस्तान में लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ गवर्नमेंट ने कर दिया है कि फाइनेंस भी अवेलेबल है, ख़रीदार भी अवेलेबल है, आसानियाँ भी कर दी। तो अब जब हम ज़मीन लेने निकले तो जो ज़मीन 60,000 रुपये गज़ या 50,000 रुपये गज़ थी, वो हो गई 1,20,000 रुपये गज़, क्योंकि डिमांड निकल आई ना। अच्छा, अब ये हाई एंड जो शहर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप लाहौर में MM आलम रोड कह लें, कराची में क्लिफ्टन कह लें, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया कह लें, वहाँ तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वहाँ पर 10 लाख रुपए गज का प्लॉट है और 5 लाख रुपए का 5-7 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी एक लिमिटेड बायर्स है। बिल्कुल। बट अगर हमें मैस हाउसिंग में जाना है Masses तो नहीं, वहाँ जाना है 50,000 तो 5 आपने कोई रिकमेंडेशन दी कि इसमें क्या चीजें मजीद इंक्लूड की जाएं? बिकॉज एक देखें, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, एक वो टियर है जो कि आउटस्कर्ट्स में रह सकता है और वो लाख से कम उसकी तनख्वाह है और किसी तरीके से फिट हो रहा है, जिसमें ही 2 मिलियन एप्लीकेशन आई है। लेकिन एक वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो 1.5 से 2 लाख जिनकी तनख्वाह है और वो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, बट वो वहां आके चोक हो रहे हैं कि 50 लाख से ऊपर का लोन नहीं मिलेगा। देखिए, 50 लाख से ऊपर का लोन मिलेगा, अच्छा। बट वो सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब वही उस पे रेट पे नहीं मिलेगा। जो देखिए, कि इसका हल क्या है, हमें प्रोविंशियल, चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने लैंड बैंक डेवलप करना पड़ेगा। आज तक लैंड यूज होता रहा, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो मेरा अपना हो, कि मैंने लैंड ले लिया, 20 साल छोड़ दिया, सही है। और वो लैंड लिया था 20 लाख रुपए का, आज 25 करोड़ का हो गया। बिल्कुल। और जब मैं काम करने जा रहा हूँ तो उसकी 25 करोड़ रुपए की वैल्यू भर रहा हूँ बिल्कुल। और उस पर काम कर रहा हूँ। देखिए, लैंड बैंक होना चाहिए और उस लैंड बैंक से उसी को लैंड मिलना चाहिए जो 6 महीने में काम स्टार्ट करे, वेदर इट इज़ इंडस्ट्री। मैं चूँकि इंडस्ट्री में भी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में भी हूँ, मैं आज अपना एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ तो आप ताज्जुब करेंगे, 10,000 गज का प्लॉट कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 100 करोड़ रुपए का, मैं क्या करूँगा एक्सपेंशन। तो क्लियर कट लैंड बैंक होना चाहिए, जो काम करे उसको लैंड दे दे 6 महीने में, बिल्कुल। और तभी ये एक सर्टन प्राइस पे हम डिलीवर कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपको, एक जो मैं आपकी चीज़ समझना चाह रहा हूँ, जो आपने 2 मिलियन का नंबर बताया है, जी, इमरान खान साहब ने जो अपना वादा किया था वो 5 मिलियन हाउस होल्ड का किया था, और आप एप्लीकेशन, जो डेटा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिलियन एप्लीकेशन आपके पास मौजूद हैं। सो नाज़रीन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 मिलियन की जो डिमांड है वो खड़ी हुई है अभी इकोनॉमी में। बिल्कुल है, सही है। और अगले 2 साल रह गए हैं गवर्नमेंट के, तो 40% का जो वादा था उसकी तो एक्चुअली डेटा आपको बता रहा है कि डिमांड आ गई है जी। हाउ रियलिस्टिक डू यू थिंक कि यहाँ से मजीद हम 2 मिलियन ऐड कर सकते हैं अगले 2 साल के अंदर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जी। जो 2 मिलियन की डिमांड आई थी ना, ये रजिस्ट्रेशन खोला था 3 से 6 महीने के लिए, ठीक है, फिर बंद कर दिया। अच्छा, इसलिए बंद किया कि ये डिमांड शायद 4 मिलियन टच हो जाती, बट इन्होंने कहा कि जो रजिस्टर हो गए हैं पहले उसमें किसी को डिलीवरी दे दें, और ये जो 1.5-2 साल पुराने गुजर गए, देखिए लॉस सीधे हो रहे थे। पहले पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता था, सब्सिडाइज तो छोड़ दे, लोन ही नहीं मिलता था, इतनी मुश्किल कंडीशन थी। इसी तरह इस पे जो टैक्स के इंसेंटिव्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। इसी तरह कोई बिल्डर, कोई डेवलपर अपने प्राइवेट लैंड पे लो कॉस्ट हाउसिंग बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि खरीदार नहीं था, खरीदार के पास पैसे नहीं थे, वो कैश फ्लोज नहीं थे। अब गवर्नमेंट ने ये पजल बहुत हद तक सीधा कर दिया है, इसीलिए मैं समझता हूँ नेक्स्ट 2-3 महीने बड़े क्रूशियल हैं। पूरे पाकिस्तान में अराउंड 25 से 50 हज़ार लो कॉस्ट मकान आ रहे हैं, उससे आपका बेसिक स्टेपिंग स्टोन और सब कुछ समझ आ जाएगा ये कारोबार किस तरह होना है।
और आप यकीन मानेंगे एक बार अगर ये सक्सेसफुली थ्रू हो गया तो बहुत से लोग इस कारोबार में आ ठीक है। आई जाएंगे। थिंक बहुत अच्छा पॉइंट। डॉक्टर साहब आपका थोड़ा फीडबैक फिर मैं मिर्जा साहब की तरफ आता हूँ इस पूरी मैकेनिज्म के ऊपर, बिकॉज आप इकोनॉमी पे भी काफी नजर रखते हैं। सर मैं 4-5 चैलेंजेस जी, प्लीज, बताता हूँ जल्दी, जो जल्दी। हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान अभी मुस्तकिल तौर पे 4.4 मिलियन पॉपुलेशन इजाफा कर रहा है। ठीक है। मुस्तकिल तौर पे हमने अभी तक नहीं देखा। ये पॉपुलेशन दुनिया के चंद 5 से 6 छोटे मुल्कों के बराबर होती है। बिल्कुल। हमने वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा सही है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी देखनी है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है उसको फीडबैक लेके कंटिन्यू किया जाए। ऐसा ना हो कि जून में फिर हम कुछ रो रहे हो या कुछ हालात हो जाए। हम एक चीज़ और देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में अभी देखें हम सब भूल गए हैं, 4 बाहर इंडिया के हाथ से निकल गया है ईरान। $400 बिलियन ने चाइना ने कमिट किया है ईरान पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरा सी पैक फूलेगा, फलेगा। हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि सी पैक विल बी द गेम चेंजर of the future because it will become the hub for the other international company to produce over here and export करने का है। ठीक है, और जो सबसे अहम चीज़ है ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है। हमारी जैसे सर कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट टचिंग, ठीक है, तो हमें वो करना है। ठीक है उसको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर्कुलर डेट्स को कंट्रोल सर्कुलर डेट, सही, बहुत इंपॉर्टेंट सर वो फांसी दे रहा है आपको। 3 ट्रिलियन का हो गया कर रहे हैं अब। आई थिंक काफी चीजें तो रिड्यूस कर रहे हैं। फरवरी के अंदर 450 अरब रुपए तो ट्रांसफर करें। सर आपके लिए मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ा था, बिकॉज आईएमएफ अगेन ये कंडीशन लागू कर रहा है कि आप ये जीरो रेटिंग खत्म करें। अब दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि नया बजट इसके इन्फ्लुएंस में नहीं होगा? जब ये लगाया गया था तो इनका एक्सप्लेनेशन ये था कि लोकल सेल फैब्रिक की जो है वो इतनी है कि $20 बिलियन का आपको इससे रेवेन्यूज मिल सकते हैं। और फिर हमने देखा कि 85 to 90% एक्सपोर्ट हो जाता है टेक्सटाइल का, जो भी आप बनाते हैं। 10% लोकल सेल है जिसमें खादी, अलकरम और वो आते हैं। लिहाजा उस 10% के लिए आपने 90% एक्सपोर्ट सेक्टर के भी 17% से 20% तक सेल टैक्स लगा दिया। और उसमें कमर्शियल एक्सपोर्टर भी हैं जो बेचारे इधर से लेते हैं उधर से लेते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका लिमिटेड कैपिटल होता है। एक महीने 4-5 कंटेनर गए तो उनका 1 करोड़ रुपए तकरीबन सेल टैक्स का स्टक हो गया, तो वो चौक हो जाते हैं। 2 महीने 3 महीने के बाद उनको सांस रोक रहा होता है। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि हम वी आर नॉट अगेंस्ट इम्पोजिंग सेल टैक्स ऑन द लोकल सेल्स। बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि वो जो लोन वगैरह बिकती हैं उसकी भी एक अच्छा रेवेन्यू आता है और आ सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 10% है। हाँ, टेक्सटाइल का हमारी जो टोटल टेक्सटाइल की पाई है उसमें 90% वन फॉर्म ऑफ द अदर। क्या वन फॉर्म ऑफ द अदर है? कॉटन से यान बना, यान एक्सपोर्ट हो गया, बड़ी क्वांटिटी चाइना बुक है, 100 कंटेनर जा रहे हैं। मार्केट में यान आज नहीं है, मार्केट में यान की कीमत 40% बढ़ गई है। फिर आपके फैब्रिक में आ जाएं, फिर आपके गारमेंट्स में आ जाएं, लोकल खपत प्रोडक्शन का सिर्फ 10% है। जी, ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको। लिहाजा आपका जब वो एक्सपोर्ट 90% हो रहा है तो उसको पेनलाइज आप 10% की बुनियाद पे ना करें। यू हैव टू वर्क आउट मैकेनिज्म। एक्सपोर्ट पे तो वैसे भी दुनिया में लगता है ना, अब यूके जाते हैं जब वापस आते हैं तो VAT आपको एयरपोर्ट पे मिल रहा था। तो एक्सपोर्ट पे तो सेल टैक्स गुना है, जुर्म है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। बिकॉज एक कंसर्न थी गवर्नमेंट की जानिब से कि जो लोकल प्रोडक्शन है और लोकल सेल है वो ज्यादा है, वो अंडर रिपोर्ट होती है। मैं आज एक बात कैटेगोरिकली अपने 2 साथियों, दोस्त हैं दोनों मेरे, ये कह रहा हूँ और आप इसको चेक कर लें कि अगर आधी के बारे में कहा था कि जी आधी लोकल सेल है और आधी एक्सपोर्ट है, नहीं है। अच्छा, ये 85% होगा या 90% होगा एक्सपोर्ट, बाकी लोकल सेल। इसको आप देख लें 2000 तरीके से। एक जो जुमला बख्शी और हनीफ साहब ने कहा, मैं बतलाऊं, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्यों नहीं ये सब बातें पहले हमने सुनने को मिली या नहीं नजर आई, क्यों नहीं हुई? वो ताले लगे हुए थे, रोका हुआ था। एक चीज थी, आप सप्लाई साइड बढ़ाने की बातें करते थे, पॉलिसीज बड़ी अच्छी हो, हाउसिंग स्कीम हो, 50 लाख यूनिट, 20 लाख यूनिट, बस सामने डिमांड साइड को आपने कुछ नहीं कहता। बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी पूरे दुनिया में। घड़ी भी मैं खरीदने जाता हूँ तो वो
फाइनेंस होती है, हमारे मॉर्गेज फाइनेंसिंग थी ही नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल पहली infrastructure नहीं बना बार था। आपने उसका काउंटर तैयार करा, यानी सप्लाई के साथ मैच करा आपने डिमांड को, डिमांड के लिए आपने करा मॉर्गेज सप्लाई को, और उसमें 5% पे और 7% के ऊपर बैंक आए और $313 बिलियन के फंड्स एलोकेट हुए बैंकों को। वो भी हमने कहा था कि फंड्स दें, compulsory कर एसएमईज दिया। में आप कहते हैं फाइनेंस करो, फाइनेंस नहीं होता, एलोकेशन नहीं है बैंकों में, इसमें आप फंड दें एलोकेशन, सही और है। अगर यूटिलाइज ना हो तो फाइन करें उन बैंकों को। तो ये सब चीजें मजबूत तरीके से हुई हैं, तो नताइज अच्छे आ रहे हैं। एनीवे एंड ऑफ द डे मुल्क की इकोनॉमी एक बेहतर खतूत की तरफ रवा है और इंशाल्लाह और आगे जाएगी। लेकिन हमें जो तरक्की हासिल की है हमने उसको बेस बना के फिर वो दोबारा गलतियां ना कर दें तुम्हारी, जिससे ये पहले हम नीचे चले बिल्कुल गए। हसन साहब की तरफ आऊंगा। हसन साहब, एक प्राइसिंग का भी बड़ा इशू आ गया है। कंस्ट्रक्टर्स जितने हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो परेशान ये हैं कि जैसे ही आपने देखा डिमांड इंक्रीज हुई है तो सीमेंट प्रोड्यूसर्स ने, स्टील प्रोड्यूसर्स ने प्राइसेस बढ़ा दी। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग की जो फिजिबिलिटी थी वो सारी आउट होना शुरू हो गई बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ इकदाम करी, इस एंगल को थोड़ा बताइए, क्योंकि कीमतों को यहाँ मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर आप वैसी कराची के अंदर लैंड वैसी बहुत महंगी है, लागत वैसी ज्यादा है, कैप लगा दिया आपने 50 लाख के ऊपर नया पाकिस्तान के ऊपर, या जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है, ये तो काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। और पिछले 2 जुमेरात से, लास्ट से पहले जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के पास, उसमें ये सवाल उठाया गया कि सरिये की कीमत 1,10,000 से बढ़ा के 1,40,000 रुपये कर दी गई है। और उसमें कुछ इंटरनेशनल स्क्रैप के रेट भी बढ़े हैं और कंटेनर के चार्जेस भी बढ़े हैं। हाउएवर आज भी सरिया दुनिया के उन मुल्कों में जिनकी जीडीपी $20,000 पर कैपिटा इनकम $20,000 है और हमारी $1350 है, वहाँ मिल रहा है 1 लाख रुपए में, और पाकिस्तान में मिल रहा है 1,40,000। वही हिसाब जो गाड़ियों का है। और इसी तरह हमारे यहाँ से सीमेंट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 192 रुपये में एक्सपोर्ट हो रहा है उन मुल्कों में जहाँ पर कैपिटल इनकम $20,000 है, और हमारे यहाँ मिल रहा है 650 रुपये में। ये कैसी डिस्पैरिटी है? ये कैसी डिस्पैरिटी है? बट देखिए, हकीकत ये है कि जो आज गवर्नमेंट की अगर हम शूज में पैर डालें, मतलब गरीब मुल्क महंगी चीजें कंज्यूम कर रहा है। जी जी ऐसा ही है, और गरीब हो रहा है, और गरीब और हो रहा है। अमीर अमीर मुल्क मुल्क सस्ती चीजें सस्ती कंज्यूम मिल कर रही हैं। उनको सस्ती दे रहा है। देखिए, अब थोड़ी सी हमें गवर्नमेंट के शूज़ में भी पैर डाल के देखना पड़ेगा, उनके पास क्या वायबिलिटी है, क्या इसका हल निकालें कि कल वो कोई इंडस्ट्री कल तो लग नहीं सकती, कोई नए प्लेयर्स भी आने को सोचेंगे 4 बार। तो अब उसमें इंटरवेंशन पॉलिसी से करना पड़ेगा, कहीं कहीं इंपोर्ट अलाउ करना पड़ेगा जस्ट टू चेक दिस प्राइसेस। और तो कोई तरीका, रिसेंटली काफी रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई थी ताकि इंपोर्ट्स सरिये को रोका पे जाए। अभी 100% के करीब ड्यूटी लगाई हुई है, टोटल ड्यूटीज मिला के कमोबेश, हो सकता 90 हो। पर ये देखिए, ये 4 साल पहले एसआरओ कल्चर जब था ना, वहाँ पर एसआरओ कल्चर में ये लगा दी गई ताकि इंपोर्ट बैन हो सके। ये $600 से सब सरिया $400 हुआ तो 15% लगाई गई रेगुलेटरी ड्यूटी, फिर $200 हुआ, फिर 30% लगाई गई। पर जब वो 200 से $400 हुआ उसको 50% नहीं किया गया, और 400 से आज $650 है, वो ड्यूटी अपनी जगह कायम है। तो देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर तो ये एनिमल स्पिरिट्स भी बड़ी यहाँ पे एक्टिव नजर आ रही हैं, खामोशी से प्रॉफिट रैकअप करते चले जाएं। ये तो देखें, ये हर जगह होता है। ये गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी इंटरवेंशन करे, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक जहाज भी आ जाएगा ना, यकीन माने सरिया 20,000 रुपये सस्ता हो जाएगा। सिग्नल सिर्फ एक मैसेज जाना है बिल्कुल कि नहीं यार, गवर्नमेंट इज अलाइव लुकिंग एट दी। अभी देखिए, इंपोर्ट अलाउ किया ना, शुगर भी किया, वीट भी किया, ऐसा ही मैसेज सरिये में भी जाए। थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन। आपके फाइनल रिमार्क्स क्या हैं, प्लीज बताइएगा हमें। देखिए, सबसे बड़ी अनोखी चीज मैं बता रहा जी प्लीज। इस गवर्नमेंट की वीकली बेसिस पे फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। अभी तक 156 हो चुकी हैं। ठीक है। और इससे पहले वाली गवर्नमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था कि आप फेडरल कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते। आखिर वो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होती है तो इंडस्ट्री की आवाज़ें पहुंचती हैं। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कुछ नहीं तो 20 दफ़ा मिल चुके हैं। ठीक है। ही लिसन, ही पास ऑन दिस मैसेज टू द अदर पीपल। देखें, किसी डॉक्टर को अपना मर्ज भी बताने से कम एक इत्मीनान आ जाता है कि क्या है। इधर सुनी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़, आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा इंडिया में। वो कहता था एक अन्ना हजारे पूरी इकोनॉमिक इंडिया को चैलेंज कर सकता है। तो एक ईमानदार आदमी, यकीन माने,
पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। आज फॉरेनर्स इस कंट्री को जब बात करते हैं तो कहते हैं कि ये बंदा डिलीवर करना चाहता है। तो हमारी खुदारा रिक्वेस्ट है कि हम इस मुल्क को खुद ही नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है। और जिस तरीके से ये जो प्रचार कर रहे पॉलिटिकल हैं, स्टेबिलिटी, हाँ, कि भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हम बिल्कुल, 124 वो हो overblown गए, कर दिया खुदा उन्होंने। के लिए बिल्कुल, इसको बिल्कुल ठीक है। मिर्जा कंट्रोल साहब, कर। आपके फाइनल रिमार्क्स हैं। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान दोबारा एक राइट ट्रैक पर आया और अक्रॉस द बोर्ड ज़्यादातर सेक्टर में करंट अकाउंट भी कंट्रोल हुआ है, रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, रिजर्व्स भी बढ़े हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, आपकी इन्फ्लेशन कंटेन हुआ है, पॉलिसी रेट 7% पे आए हैं। ये वो सब चीज़ें थी जिन्होंने जकड़ दिया था एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय कम हो रही थी। अब आपने पावर गैस के टैरिफ भी एडॉक बेसिस पे दिए हैं, लेकिन ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत पुलिस कंफर्म करें ताकि हम पोजीशन ले सकें नेक्स्ट 6 मंथ के ऑर्डर लेने के लिए। मैं नेक्स्ट 6 मंथ नहीं ले रहा ऑर्डर, मैं 3 महीने के भी नहीं ले रहा हूँ, मैं 1-1.5 महीने तक के ऑर्डर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि दोबारा टैरिफ पावर और गैस का कहाँ खड़ा होगा। टेक्सटाइल पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपली अप्रूव कर दी है, हमें मीटिंगों में भी उन्होंने इसका डिस्कस करा, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं जा पा रही, उस पर एतराजात हो रहे हैं और रोका हुआ है, तो इसको अप्रूव कराएं और अनाउंस करें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ऑन दैट नोट, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। डॉक्टर हनीफ अजारी साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हसन बख्शी साहब, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, हमने देखा कि इंडस्ट्री का मोमेंटम बनना शुरू हो गया है, लेकिन पॉलिसी कंसिस्टेंसी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे की यूटिलिटी की प्राइसेस और फ्यूचर में एक्सचेंज रेट आउटलुक, इंटरेस्ट रेट आउटलुक, दीज आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो कि जब इकॉनमी रिकवर कर रही होती है और जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में जारी होती है रिकवरी से, इनका मुस्तहकम होना, सर्टेन होना दरअसल लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ का जामिन बनता है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।